भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, आप लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप वो माध्यम है जिसके माध्यम से ईश्वर बहुत ही दिव्य चेतनाओं को इस धरती पर भेज रहा है। और ऐसे विलक्षण समय में जबकि ये परिवर्तन का दौर है, कलयुगी परिस्थितियां समाप्त होने वाली हैं और सतयुग का आगमन होने वाला है। आज G20 आपने देखा होगा कितनी बार मोदी जी ने कहा वन अर्थ, वन मिशन, वन एजेंडा, मतलब बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमको पूरी समस्याओं का समाधान विश्व वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर लेना है। आज G20 में देखिए कितने बड़े बड़े देश आए हुए हैं। और ऐसे समय में जब ये परिवर्तन का समय चल रहा है, जब पूरी विश्व वसुधा की समस्याओं का समाधान के लिए हमारा देश आगे आ रहा है, हम एक लीडर की तरह लीड कर रहे हैं। ओके, G20 इज नाउ G21, थैंक यू रीता दीदी। तो लीडर हम बन रहे हैं, तो ये बच्चे बहुत ही बड़े बड़े काम करेंगे। और इसी संदर्भ में आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास। और इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट हमारे मन में है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जैसे किसी ने आपसे कॉम्प्लीमेंट किया यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंस का मतलब हम एकदम से आईक्यू से रिलेट करते हैं। आईक्यू यानी कि तार्किक बुद्धि, या कि जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हो, क्लास में फर्स्ट आता हो, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, उसको हम मान के चलते हैं कि ही और शी इज वेरी इंटेलिजेंट or this child is very intelligent, and the child which is not doing so well in class or academics is relatively less. ये एक पिक्चर कॉमन हमारे समाज में बनी हुई है, कुछ इस तरह का हमारी कहना चाहिए हमारी प्रोग्रामिंग हुई ब्रेन की। पर एक विचार आप करिए, अगर बिल्ली में और मछली में कंपटीशन हो जाए कि पेड़ पे चढ़ो, तो बिल्ली तो जीत जाएगी, लेकिन क्या मछली तो जीवित ही नहीं रह पाएगी, उसको तो अपने अस्तित्व का ही संघर्ष करना पड़ जाएगा। तो मछली बुद्धू हो गई इसका मतलब, है ना, और बिल्ली तेज हो गई। तो ये तो नहीं है ना। वही चीज अगर बिल्ली से कह दिया जाए कि पानी में तुम इतने दिन रह के दिखाओ, तो वो भी मर जाएगी अंदर जा करके। तो अलग अलग परिस्थितियों में आदमी अपनी प्रतिभा का कैसे विकास करता है और कैसे उसका इस्तेमाल करता है अपनी पर्टिकुलर सिचुएशंस में, उससे वो इंटेलिजेंट बनता है। और ये शनै शनै बुद्धि का विकास हुआ है। तो बुद्धि, पहली बात तो हम डिफाइन करेंगे कि बुद्धि है क्या। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ये एक पावर है ब्रेन की, जो जैसी चीजों को हम देखते हैं, ग्रास्प करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और कोरिलेट करते हैं, और उसके बाद हमारा उसके प्रति रिएक्शन होता है, या हमारा व्यवहार तय होता है। और मानवीय बुद्धि विलक्षण है, इवन ग्रेटर देन द कंप्यूटर। और वैज्ञानिक सदियों से इसके विकास और रहस्यों की खोज में लगे रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बुद्धि के बहुत सारे पक्ष हैं, मतलब एक डायमेंशन नहीं है, बुद्धि के मल्टीपल डायमेंशन है। जैसे हमने देखा कि हाथी बहुत बलशाली है, लेकिन वो पेड़ पे तो नहीं चढ़ पाएगा। या अगर हम, मतलब आप अलग अलग कंडीशंस में लीजिए, जैसे किसान है, किसान को पौधों की जितनी समझ है, क्या रॉकेट साइंटिस्ट को है? या किस सीजन में कौन से बीज होने चाहिए, क्या उसको कौन से खाद देनी चाहिए, कौन सा टेम्परेचर उसके लिए उपयुक्त होगा, कौन सी फसल किस तरह की भूमि मांगती है, ये समझ किसको है?
किसान को है, लेकिन जो साइंटिस्ट है जिसने रॉकेट डेवलप कर लिया, मिसाइल डेवलप कर लिया, हो सकता है उसको ये सब नहीं आता हो। तो हम तो लेकिन साइंटिस्ट को ज्यादा नंबर देंगे ना कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यही पे हमारी गलती है और इसी के कारण हम बच्चों को जज करते हैं और उनका पूर्ण विकास नहीं होने देते। तो यहाँ हम समझेंगे कि दो स्वरूप मोटे तौर पर हमको इंटेलिजेंस के, बुद्धि के समझने चाहिए। एक तो है स्थूल, ग्रॉस। ग्रॉस क्या है? जिसमें आता है हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड ऑल द एंटायर नर्वस सिस्टम, जो चीजों को मतलब इंफॉर्मेशन को लेता है। हमारे पास सेंसरी सिस्टम है, मतलब रिसेप्टर्स है जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, और हमारे पास ब्रेन है जो कि उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है। वहाँ इंफॉर्मेशन मेमोरी के रूप में जमा भी रहती है और अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है उससे। दूसरा है सूक्ष्म, जो कि सोचने समझने की, ग्रहण करने की योग्यता है। तो ये हम मोटे तौर पे नहीं दे सकते, पर फाइन फंक्शनल तौर पे ये, जिसे हम कहते हैं कि जो जिस लेवल पे हमारा ब्रेन काम करता है वो बेसिकली इंटेलिजेंस है। तो अगर ग्रॉस में कोई दिक्कत आ जाए, मान लीजिए कोई चोट लग जाए, स्पाइन में कोई चोट लग जाए, तो हमारे मतलब चलने फिरने में, मोटर कोऑर्डिनेशन दिक्कत होती है। ब्रेन में कभी कोई क्लॉट आ जाता है तो वो मेमोरी के सेंटर को, स्पीच के सेंटर को या मूवमेंट के सेंटर को प्रभावित कर सकता है, एंड वी आर नॉट द सेम। इसी तरह से हमारे इंटेलिजेंस जो हम डेवलप कर सकते हैं गर्भ से, वो सूक्ष्म जो उसका फंक्शन है ब्रेन का, न्यूरॉन्स का, उसको भी हमारा वातावरण और हमारी गतिविधियां, हमारा भोजन, हमारा एनवायरमेंट, हमारा बच्चे से संवाद, हमारे आपसी रिलेशनशिप्स, हमारा दिनचर्या, हमारा एक लाइफस्टाइल, और यहाँ तक कि अगर हमारी दिनचर्या में कुछ भी ऐसा अवांछनीय है, जैसे अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कुछ लड़कियां अगर स्मोक करती है, अल्कोहल लेती हैं, तो ये भी इंटेलिजेंस के लेवल पे प्रभावित कर सकता है। अब गर्भावस्था में इस विषय की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि शिशु श्रेष्ठ हो, प्रतिभा संपन्न हो, स्वस्थ उच्च व्यक्तित्व वाला होगा। पहले भी हमने डिस्कस किया है साइंस में, वी वांट अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, जिसका आईक्यू भी अच्छा हो, मतलब उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट अच्छा हो, उसका इमोशनल क्वोशंट अच्छा हो, वो संवेदनाओं से पूर्ण हो, भावनाशील हो, और स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वोशंट भी अच्छा हो। सोशल मतलब व्यवहार कुशल हो, और स्पिरिचुअल मतलब मानवीय गुणों का विकास हो उसके अंदर। जैसे जो आत्मा के गुण होते, नैसर्गिक गुण जो हर आत्मा लेके आई है, लेकिन अपने कुसंस्कारों की वजह से, अपनी जन जन्मांतर की यात्रा की वजह से उस पर लेयर जम गई गंदगी की, तो वो आत्मा के गुण जैसे पूरी तरह से चेतना में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, पूरी तरह से वो नहीं हो पाते, ग्रो नहीं कर पाते। जैसे दया है, ममता है, प्रेम है, करुणा है, सहकारिता है, श्रमशीलता। लेकिन ये टाइम ऐसा है अभी गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 5 वर्ष, जबकि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, और सबकॉन्शियस में ये ब्रेन जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, इट कैन प्रोसेस अप टू 20 to 40 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। इतना ज्ञान आप उसको दे सकती हैं, वो उसको प्रोसेस कर सकता है, और यही समय है जब बच्चे के अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण आप कर सकती हैं, इसको यूटिलाइज करना है। और ये आप ब्रूस लिप्टन की किताब बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में पढ़ सकती है। जब 5 से 7 वर्ष के बाद बच्चे का कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करेगा, तब कॉन्शियस माइंड की जो कैपेसिटी है वो केवल 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड को प्रोसेस कर सकता है। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए एक बहुमूल्य एक अवसर है, सुअवसर है कि आप अपने बच्चे को सुपर इंटेलिजेंट हर क्षेत्र में बना सकती है। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये जो हमने सोच लिया था कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, तो वो इंटेलिजेंट है। जैसे 10th के बाद बच्चे जब चूज करते हैं अपने सब्जेक्ट, तो माता पिता कहते हैं साइंस पढ़ो, विज्ञान लो,
मतलब अगर विज्ञान नहीं ले रहे हैं, कॉमर्स ले लिया, तो देन यू आर अ लिटिल, मतलब आपके इतने नंबर नहीं है या यू आर लेस इंटेलिजेंट। पर इसी थ्योरी को ये जो साइंटिस्ट हुए हैं हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने नलिफाई किया, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस का, बहुमुखी प्रतिभा का। और उन्होंने बुक लिखी 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसमें ये थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत की, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि बहु प्रतिभा सिद्धांत। आम धारणा यह है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट अधिक है, वे अधिक बुद्धिमान है, किंतु हार्वर्ड गार्डनर ने इस मान्यता को नकारा और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका कहना है कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं, विशेषताएं हैं, जिन्हें केवल आईक्यू से नहीं नापा जा सकता। ओके, अब आप देखिए, अगर उसका सोशल क्वोशिएंट बहुत अच्छा है तो आईक्यू से तो नहीं पता चलेगा ना, वो व्यक्ति में व्यवहार कुशल होएगा, सिंपल सी बात। अगर सोशल क्वोशिएंट बहुत अच्छा है, उसके अंदर मित्र बनाने की कला है, उसके इतने सहयोगी हैं, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो एक फोन करेगा, उसका काम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी उसके पास पूरी एक टीम है। टीम क्या, फ्रेंड्स है बहुत सारे, हर क्षेत्र में है। दूसरी तरफ भावनाशील है, तो वो उस क्षेत्रों में एक्सेल करेगा, जैसे म्यूजिक में, क्रिएटिविटी में। और आपने देखा है कई ऐसे उदाहरण है जो कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब जो ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी है उसमें पुअर रहे, मतलब मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी म्यूजिकल इंटेलिजेंस की वजह से उन्होंने बहुत सारा कुछ अचीव किया जीवन में, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस बने या बहुत अच्छे स्कल्पचरर बने। तो ये मतलब थोड़ी ना है कि वो सफल नहीं हुए जीवन में। तो केवल एक आईक्यू के से हम ये मापदंड नहीं तय कर सकते कि ये व्यक्ति जीवन में सफल ही होएगा। तो उदाहरण के तौर पर कई व्यक्ति भाषा में निपुण है, वे उसके सहारे भी जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इस आधार पे उन्होंने 9 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का जिक्र किया। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड इन अ चाइल्ड। अब ये देखिए, ये उदाहरण बहुत सुंदर है। ये हृदयेश्वर भाटी है, जो कि शरीर से विकलांग है, लेकिन इनकी मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप थी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग 85% डिसेबल्ड, उन्होंने एक चेस का वेरिएंट डिस्कवर किया। चेस नॉर्मली आप देखते हैं 2 व्यक्ति खेलते हैं, उन्होंने ऐसा चेस का वेरिएंट डिस्कवर किया जिसके अंदर 6 व्यक्ति बैठ करके एक साथ चेस खेल सकते हैं, और इसके लिए उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 2020 में। कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य जो बच्चा था, उसके अंदर इतना ज्ञान था कि बीसी में कुछ भी पूछो वो उसका जवाब दे देता था। इसी तरह गूगल गर्ल एक आई थी, उनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, जी न्यूज पे पड़ा हुआ है कि कितना अद्भुत ज्ञान था। एक और बच्चे का उदाहरण है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसके माता पिता आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो मथुरा की तरफ रहते थे, और उसको भी सारे फ्लैग्स पता थे, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज पता थी, कंट्रीज के फ्लैग्स पता थे, उनकी कैपिटल्स पता थी। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जॉन मिल्टन जो बहुत फेमस इंग्लिश पोएट हुए हैं, और उनकी जो बेस्ट पोएट्री थी पैराडाइज लॉस्ट, वो उन्होंने तब लिखी जब वो ब्लाइंड हो गए थे, तो जीवन खत्म थोड़ी ना हो गया। हेलेन केलर जो उन्होंने ब्रेल पे बहुत काम किया, जो स्वयं ब्लाइंड थी, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करती थी। तो हमको ऐसा धारणा नहीं बनानी है कि आप शुरू से अपने बच्चे के प्रति ये ओपन रहिए माइंड से कि एवरी चाइल्ड हैज गॉट सम पार्ट, सम डिफरेंट पार्ट ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सब बच्चे समान नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा शिक्षा पद्धति दोषी है, क्योंकि हम 60 बच्चों को एक क्लास में एक लकड़ी से हाँकते हैं, और सब सोचते हैं, उसमें फिर हम कंपटीशन भी करते हैं, जिसके नंबर ज्यादा आ गए वो फर्स्ट आ गया। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना डेवलप होती है। जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, उसमें बच्चे पढ़ते थे, सीखते थे, अपने बारे में जानते थे, स्वयं से कनेक्ट होते थे, अपने व्यक्तित्व को निखारते थे, अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को समझते थे, श्रम करना सीखते थे, सहकार में लोगों के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखते थे, और उसी में वो
रोजगार से संबंधित शिक्षा पाते थे। गुरु ये जानता था कि इसके अंदर कैसी प्रतिभा, उसी के अनुसार उसको आगे के जीवन में किस प्रकार अपना व्यवसाय करना है, या चिकित्सक बनना है, या शिक्षक बनना है, या जो भी उसके अंदर प्रतिभा है उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व को गढ़ा जाता था। तो यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चला जाता था। यही बात मल्टीपल इंटेलिजेंस में कही जा रही है कि ये बौद्धिक क्षमताएं कम अथवा अधिक मात्रा में हर व्यक्ति के पास होती हैं। ये क्षमताएं मस्तिष्क के अलग अलग भागों में स्थित होती हैं। आप ये ब्रेन का डायग्राम देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी ब्रेन में ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। आप देखिए ये अलग अलग सेंटर्स है। ये इसको लिटरली मत लीजिएगा, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि कहीं पे आर्ट का सेंटर है, कहीं पे ड्रीम, मतलब कि ये बहुत अच्छा इंट्यूशन है इस व्यक्ति का, जो जितना अधिक सपने देखता है और उसके प्रति लगन लगाता है वो उतना ही बड़ा बन जाता है। कहीं सिलने की क्षमता है, कहीं बुनने की क्षमता है, कहीं क्राफ्ट की क्षमता है, कहीं ड्रॉ करने की क्षमता है, कुछ भी, मतलब अलग अलग सेंटर्स है। और इसी तरह से ये जो है इनको डेवलप करके, पर डेवलप कैसे होंगे? वो डेवलप होंगे आपके द्वारा। आपको हम एक्टिविटी बताएंगे और हर इंटेलिजेंस के लिए अलग प्रकार की एक्टिविटी है। पर हमारे जो पूरा ये प्रोग्राम है आवगढ़ संस्कारवन पीढ़ी का जो प्रोजेक्ट है, इसमें ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि जो आपको हम इसमें खेल खेल में, कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से, कुछ ध्यान के माध्यम से, कुछ जप के माध्यम से, कुछ म्यूजिक के माध्यम से, जो भी इन क्लासेस में दे रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्रतिभा का विकास बच्चे के अंदर ऑलरेडी कर रहा है। तो जो दिनचर्या आपको बताई जाती है वो दिनचर्या इस तरह से है कि अगर आप उसको सिंसियरली कर लें तो आपके अंदर, बच्चे के अंदर कई प्रकार की प्रतिभाओं का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ क्षमताएं जो होती है, कुछ इंटेलिजेंस तो हेरिडिटी के रूप में मिलती है, वो तो आपके और आपके हस्बैंड के जीन्स जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं, और या वो अपने नाना नानी की तरफ से आ रहे हैं या दादा दादी की तरफ से आ रहे हैं, वो अलग बात है कि मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जेनेटिक्स इज ओके। पर दूसरा है वातावरण, और वातावरण के माध्यम से एपिजेनेटिक्स काम करता है। तो वातावरण तो आपके हाथ में है, आपके पति के हाथ में है, आपके घर वालों के हाथ में है। तो उनको ये क्लासेस दिखाइए, समझाइए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये दिनचर्या को फॉलो करना, इस क्लासेस को अटेंड करना, जिससे जो प्रगति एक्सपेक्टेड नहीं थी, अगर आप ऐसे ही रहने दें, अनभिज्ञ रहे अपने गर्भ शिशु के प्रति, आप अपना नॉर्मल काम करती रहें, उससे कनेक्ट ना करें और ना वातावरण के प्रति सजग रहें, ना अपने विचारों के प्रति, ना अपने भावनाओं के प्रति, तो एक हो सकता है एक साधारण बच्चे का जन्म हो। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने आहार के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, जैसे ही आप सजगता से कुछ कदम उठाती हैं और कुछ आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करती हैं, वही कुछ ना कुछ योग्यताएं, क्षमताएं बच्चे के अंदर विकास करने लगती, विकसित होने लगती, और धीरे धीरे अभ्यास से ये बढ़ता चला जाएगा। आपके अंदर भी बदलाव आएगा और यही बदलाव बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा। अब कभी कभी आप देखते हैं कि किसी में एक या दो प्रतिभाएं बहुत फुल ब्लोन दिख रही है, मतलब समझिए, आप इमेजिन करिए कि एक कोई बहुत ही उच्च कोटि का सर्जन है, बहुत ही फेमस है अपनी सर्जरी के लिए, बहुत ही कहना चाहिए रिनाउंड है, उसका हाथ बहुत अच्छा सर्जरी में, साथ ही साथ वो बहुत अच्छा गायक भी है। तो आप देखेंगे कि दो प्रतिभाएं एक साथ बिल्कुल ऑपोजिट, एक तरफ तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है और दूसरी तरफ म्यूजिक इज डिपेंडेंट ऑन द राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों बहुत फुल डेवलप्ड हैं और दो प्रतिभाएं उसके अंदर दिखाई दे रही। या कभी कभी आप देखेंगे एक सामान्य गृहिणी है और वो थोड़ा गा भी लेती है, अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती है, सुव्यवस्थित, कई सारे उसके हाथ की बनाई हुई पेंटिंग लगी हैं, कहीं कुछ क्राफ्ट का सामान उसने सजावट के बना के रखे हैं, कुकिंग भी अच्छा कर लेती है और अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छा मैनेज करती है, थोड़ा बहुत मन करे तो कविता भी लिख लेती है। तो ये क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी प्रतिभाएं हैं
जो संतुलित रूप में कई सारी प्रतिभाएं एक व्यक्तित्व में आपको दिखाई दे सकती है। तो नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आप इसमें से जब आप पढ़ेंगे इसको पूरी मल्टीपल इंटेलिजेंस को, तो यू कैन चूज कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माय चाइल्ड। पर 3 प्रतिभाएं मैं आगे डिस्कस करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हर बच्चे के अंदर डेवलप करना ही करना है हमको। अगर हम आगे चाहते हैं कि ये बच्चे बैलेंस्ड पर्सनालिटीज बने, तो उनके अंदर इंट्रापर्सनल, स्वयं को जानना, व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल, सोशल स्किल्स, कैसे हमको सोसाइटी में बिहेव करना है, और तीसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो इनकी गार्डनर की रिसर्च के अनुसार अगर ये 3 इंटेलिजेंस किसी भी बच्चे में डेवलप हो जाती है बचपन से, तो वो अबव एवरेज होगा, और बाकी जो इंटेलिजेंस है वो स्वतः विकसित हो जाएंगी। तो अगर आप अधिक ना करें तो कम से कम इन 3 से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज बताई जाती है उसको आप बहुत ध्यान देंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गर्भवती माता अपने शिशु के मानसिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु क्या क्या कर सकती है। और उससे पहले हम आपको समझाएंगे कि इंटेलिजेंस एक्चुअली डेवलप कैसे होती है। देखिए, ये ब्रेन है, और ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, बहुत कॉम्प्लेक्स एक जंजाल है एकदम तारों का, सर्किट का। आपने जैसे दिवाली में आपको लगाते हैं ना झालर, और एक लड़ी के अंदर अगर जैसे कि देखते हैं कि सर्किट कंप्लीट होगा तभी सारे बल्ब जलेंगे, नहीं तो कहीं पे सर्किट ब्रेक कर रहा है तो एक बल्ब भी गड़बड़ है तो पूरी झालर गड़बड़ा जाती है। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें इंटर टैंगल्ड होते हैं, सारी वायरिंग जो है मिक्स्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ है। अब आपको मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, आप सिंपल समझो। ये ब्रेन है, इसमें जो आगे का भाग होता है, इसको हम जो माथे के पीछे होता है इसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका काम होता है सोचना, समझना, निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, नए विचारों को ग्रहण करना, नए प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, तार्किक बुद्धि, मैथमेटिकल लॉजिकल बुद्धि। ये हमारा जो दोनों साइड में होता है, ये 2 होते हैं। ये हाफ सेक्शन आप ब्रेन का देख रहे हैं, ऐसे ही उसके पीछे भी है। तो ये साइड में होता है पैराइटल लोब, ये कान के ऊपर होता है टेम्पोरल लोब, पीछे की तरफ होता है ऑक्सीपिटल लोब, और बिल्कुल गर्दन के पीछे होता है सेरेबेलम। अब ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। यहाँ प्लानिंग, अटेंशन, ग्रास्पिंग, डिसीजन मेकिंग, ध्यान देना, ग्रास्प करना मतलब ग्रहण करने की क्षमता, ये सब इससे होता है। पैराइटल में फिर मूवमेंट आ जाता है, टच आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। इधर टेम्पोरल में मेमोरी, इमोशंस, और ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग रहता है स्पीच स्मेल का। पीछे ऑक्सीपिटल मेनली फॉर विजन, देखने के लिए, और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब आप सीधे चलें, आप लड़खड़ाए नहीं, आपका बैलेंस मेंटेन रहे, ये आपका होता है सेरेबेलम से। तो ये आपकी जानने का नहीं, केवल इंटरेस्ट के लिए मैंने दिखाया। और ये आपका बेसिक सेल है ब्रेन की, जो बेसिक सेल है मतलब इकाई ब्रेन का ऐसे बना है न्यूरॉन्स से। तो ये न्यूरॉन्स है। अब ये न्यूरॉन्स कैसे जुड़े होते हैं, देखिए ये सिंगल न्यूरॉन है, ये इसका साइटोन न्यूक्लियस है, ये इसकी टेल एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट्स निकलना है। अब ये डेंड्राइट्स, पीछे वाले डेंड्राइट्स और ये दूसरा न्यूरॉन ऐसे कनेक्ट होकर के ऐसे करके एक 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 एक, एक पीछे लगे होते हैं, एक के पीछे एक। जैसे एक 1 न्यूरॉन ऑरेंज वाला देख रहे हैं, ऑरेंज के पिछले हिस्से में ये आगे का न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स आगे वाले इससे मिले हुए हैं। इसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, इस स्पेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं, और इसमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करते हैं। मतलब कंप्लीट सर्किट में एक इम्पल्स होगी, वो उस सर्किट को कंप्लीट करती है। और ये इम्पल्स कैसे चालू होती है, विचारों से। तो आपके अंदर विचार आया कि मुझे ध्यान करना, आपने विचार गहरा होता गया, फिर ध्यान के सर्किट को कंप्लीट कर देगा। अब ध्यान के साथ साथ आपको लगा नहीं मैं म्यूजिक के साथ ध्यान करूं, तो एक दूसरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपल चीज समझिए कि जो फ्लीटिंग विचार हमारे पास आते, विचार आते हैं जाते हैं, आ गए आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आते गए आपने ध्यान नहीं दिया, चले गए, उससे सर्किट नहीं बनेगा। जो विचार पावरफुल होता है, जो बार बार आता है, जिसमें आपकी इच्छा शक्ति लगी है, आपकी प्राण शक्ति लगी है, आपकी संकल्प शक्ति लगी है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सर्किट बनाएगा। आप ऐसे समझिए जैसे आपको एक गांव से दूसरे गांव तक जाना है,
और बगल में बीच में जंगल। अब इस जंगल में जब पहला व्यक्ति गया तो उसको झाड़ियों को अलग अलग करना पड़ा, छोटा रास्ता बनाया। फिर 2-3 व्यक्ति गए तो एक रास्ता पगडंडी सी बन गई। फिर कई जब व्यक्ति उस पगडंडी पे चल लिए तो एक साइकिल भी लेके चला गया। थोड़े दिन में मोटरसाइकिल चलने लगी उसके ऊपर। थोड़े दिन में पता चला बैलगाड़ी भी निकल गई वहां से, और फिर इतनी जगह बन गई कि कार भी निकल गई। तो ऐसे ही न्यूरोनल पाथवे स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। अब अगर आप योग करेंगी, नियमित योग करेंगी, तो जो सर्किट्स तैयार होंगे वो बच्चे के अंदर भी तैयार हो गए, और वो बच्चा जब आगे चल के उसको परिस्थिति मिलेगी तो वो बहुत अच्छा मतलब योग में निपुण हो सकता है, क्योंकि उसका बेसिक पाथवे तैयार था। अब उसमें पगडंडी ऑलरेडी तैयार थी, मोटरसाइकिल जो चलानी थी या कार चलानी थी, उसको पगडंडी को चौड़ा करने का वातावरण आपने बाद में दिया बचपन से ही, और वो पगडंडी तैयार हो गई। तो इस तरह से मल्टीपल एक्टिविटीज से मल्टीपल टाइप ऑफ सर्किट्स विल बी रेडी, एंड द चाइल्ड विल बिकम इंटेलिजेंट इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। वो केवल पढ़ाई अच्छी नहीं करेगा, पढ़ाई तो करेगा ही करेगा, वो स्पोर्ट्समैन भी अच्छा होगा, वो ड्रामा में भी पार्ट लेगा, वो म्यूजिक भी अच्छा करेगा, वो गिटार भी बजा सकता है, वो डिबेट भी कर सकता है, वो भाषण भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस समय कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये देखिए अगेन, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये कॉम्प्लेक्स जाल बना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही सर्किट काम होता है। देखिए हमारा इस समय देखने का सर्किट भी काम कर रहा है, हम हाथ भी मूव कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या आपको बताना है वो भी चिंतन चल रहा है। सो मल्टीपल सर्किट्स आर एक्टिव, दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेन, बट अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर मेड बाय गॉड, और यही हमारा इंजन है जो हमें चला रहा है। तो इसको जो हम विकास कर सकते हैं, इसका विकास सबसे अधिक फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ में होता है, गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 2 वर्ष। आप 2 वर्ष में जो ब्रेन आर्किटेक्चर होता है, देखिए कितनी तेजी से, ये पहले महीने का ब्रेन आर्किटेक्चर है बच्चे का, 3 महीने पे, 6 महीने पे, 15 महीने पे, और 24 मंथ्स पे द ब्रेन आर्किटेक्चर इज सेम एज एन अडल्ट। केवल सर्किट एक्टिवेट नहीं हुए क्योंकि अभी थॉट प्रोसेस शुरू नहीं, पर रेडी है, बैकग्राउंड पूरा तैयार हो गया, ब्रेन सर्किट्स पूरे रेडी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है आपको इस सब्जेक्ट को समझना और इसके अनुसार अपनी दिनचर्या को ढालना, कि दिनचर्या से ही ये डेवलप होएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि देखिए ये है स्कूलों में अगर देखें तो भाषागत प्रतिभा को, तार्किक मतलब गणित को ज्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम भाषा सिखाते हैं स्कूलों में, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, महाराष्ट्र में मराठी सिखाएंगे, गुजरात में गुजराती सिखाएंगे, और गणित पे बहुत जोर देते हैं, विज्ञान पे जोर देते हैं। तो ये इससे कौन सी प्रतिभाएं डेवलप होती है स्कूल में? भाषागत और गणित की प्रतिभा, लॉजिकल मैथमेटिकल एंड लिंग्विस्टिक। बट व्हाट आई टोल्ड यू, इंट्रापर्सनल, स्वयं को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को पहचानना। जो बच्चा गर्भ से ये सीख कर आएगा कि मैं ईश्वरीय चेतना का अंश हूं, मेरे मानव जीवन में आने का कोई बड़ा उद्देश्य है, मैं पर ब्रह्म का हिस्सा हूं, जो वो है वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उसकी डेवलप होगी, सेल्फ अवेयर, उसको आपको कभी गाइड नहीं करना पड़ेगा, ही विल ऑलवेज नो कि उसको जीवन में क्या करना है। बहुत ही व्यवस्थित व्यक्तित्व होगा वो, बहुत ही अंतर्मुखी, और एक तरह से कहना चाहिए अबव एवरेज, जीनियस। तो ये इसकी आपको अभी हम एक्टिविटीज बताएंगे। सेकेंड है इंटरपर्सनल। पर हम देखते हैं, आज हमने आपसे क्यों कहा कि आप अपने वीडियोस ऑन करिए, आप किसी के घर में जाइए, माँ अंदर जाएगी, बोलेगी देखो अंकल आंटी आए, प्लीज बाहर आ जाओ। 14 साल का बच्चा होगा, कभी नहीं आएगा, मैं नहीं जानता, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं इनको जानता, ना मेरे को मैं इनको पहचानता हूँ, मेरे इनके साथ कोई बच्चा आया है, कोई दोस्त आया, दे विल नॉट कम आउट, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल नॉट कम आउट, यू विल रिक्वेस्ट देम, कोई अननोन व्यक्ति है वो नहीं कॉन्टैक्ट करेंगे। आज आप देखिए, पहले आप ट्रेन में जाते थे, आप थोड़ी देर में बगल वाले बर्थ से आपकी बातचीत शुरू हो जाती थी,
आज जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं या तो लैपटॉप ऑन कर लेते हैं या हेडफोन लगा लेते हैं, अपने मोबाइल में खो जाते हैं। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप ही नहीं हो रही। हम पड़ोसी से कनेक्ट नहीं करते, हम अपने रिलेटिव से कनेक्ट नहीं करते, हम मिलते जुलते नहीं है सोशली। हमारा सारा कुछ जो एंटरटेनमेंट है, इंटरेक्शन है, रोबोटिक होता जा रहा है। टीवी पे देखेंगे हम या तो प्रोग्राम्स, नेटफ्लिक्स देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मूवी जाएंगे। तो दिस इज हैम्परिंग आवर डेवलपमेंट। इसमें जो हमको इम्पोर्टेंट है सेकंड, वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब सोशल स्किल्स। हमें व्यवहार कुशल बनाना है अपने बच्चे को हर क्षेत्र में। जब तक संवेदनाएं जागृत नहीं होंगी तो हम ह्यूमन कांटेक्ट कैसे बढ़ाएंगे। और जो हमारे गैजेट्स है उसमें भावनाएं तो नहीं है, और इसीलिए गैजेट्स के ओवर यूज से संवेदनाएं सूख रही हैं। आप भावनाएं सूख रही हैं आपके अंदर, ये जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल ड्राई होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग दूसरे का ना दुख समझेंगे, ना दर्द समझेंगे, ना किसी के ऊपर करुणा आएगी। प्रेम कैसे डेवलप होगा? इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो आपको अभी न्यूरॉन्स की जो बताया, ये जो डेवलपमेंट होता है, न्यूरोजेनेसिस, नए न्यूरॉन्स जो बन रहे हैं, इसमें जो पाथवेज बनते हैं, न्यूरोनल पाथवेज बन रहे हैं, सर्किट्स बन रहे हैं, नए न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट, नए पाथवेज का डेवलपमेंट, ये म्यूजिक से फैसिलिटेट होता है। चाहे आप म्यूजिक सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और आप वाद्य यंत्र सीखिए, इससे न्यूरोजेनेसिस और इंटर न्यूरोनल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, डेवलप होते हैं। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशियल विजुअल वो होती है जैसे जो आर्किटेक्ट्स की होती है, वो जमीन देख करके उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि यहाँ बिल्डिंग कैसी बनेगी, और उसके आधार पे वो ड्रॉ करके अपना नक्शा बना लेते हैं। पर माइंड में उनके पिक्चर क्लियर हो जाती है 3 डायमेंशनल कि यहाँ पे हम कैसी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो ये है स्पेशियल विजुअल। फिर बॉडी काइनेस्थेटिक, जैसे जो जिम्नास्टिक्स वाले होते हैं, जो योग के मतलब साधारण नहीं, जो अग्रणी जो स्पेशल जो योग की क्लासेस करते हैं, जैसे MA योग है या PhD से जो मतलब बहुत आगे का योग कर लेते हैं, जैसे कि जो डिफिकल्ट आसन है वो भी कर लेते हैं, वो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस डेवलप होती है। मतलब उनकी स्केलेटो मोटर कोऑर्डिनेशन, उनका न्यूरो मोटर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब उनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में और उनके नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन है तीनों के बीच में, वो बहुत सुंदर होता है। वो उनके अंदर शरीर में एक लचीलापन होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। 8th होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब जो प्रकृति से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने चंद्रमा को देखा और उसी में वो हो गए, उसी की ब्यूटी देखने लग गए। आपने पेड़ पौधों से देखा और पेड़ पौधों से बात करने लग गए। तो जो हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, इनकी ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। और लास्ट है एग्जिस्टेंशियल, मतलब अस्तित्ववादी बुद्धि। तो हम एक एक करके इसको कवर करेंगे और आप समझिएगा कि किस तरह से इसमें आपको अपने बच्चे को कैसे डेवलप कराना है, मतलब कौन सी इंटेलिजेंस किस प्रकार से डेवलप करानी है। तो इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट के साथ में कहूंगी सेल्फ अवेयर, अपने को जानना, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, नोइंग हु यू आर और व्हाट यू कैन डू। मतलब वो केवल ये नहीं जानते कि अपना पॉजिटिव्स, वो अपने नेगेटिव्स भी जानते हैं। वो अपना आकलन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, स्वयं के बारे में विचार करना। तो ये आपको अंदर से इसको डेवलप कराना होता है। और इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति अपना आकलन बहुत अच्छा करते, विश्लेषण बहुत अच्छा करते। वो डे ड्रीमर्स नहीं होते कि ओके आई हैव गॉट 98% इन माय एग्जाम्स इन 10th and 12th and definitely I can crack IIT. Now they know कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है कि नहीं, या मेरा ये पॉइंट स्ट्रांग है कि नहीं, या मेरी इस तरह की मैं इस तरह का नैक रखता हूँ कि नहीं कि मैं IIT के लेवल का एग्जाम क्रैक करूँ। तो वो उसी प्रकार से अपने गोल्स भी बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो अपने बारे में राय होती है वो बिल्कुल सटीक होती है, और वो आत्मचिंतन भी करते हैं अपने ऊपर
तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो हवा में नहीं अपने गोल सेट करते, वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके प्रति सजगता से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और बार बार अपना एनालिसिस करके वो आगे बढ़ते हैं। तो वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होते, क्योंकि दे आर वेरी मच अवेयर कि उनको क्या चाहिए और उसके लिए उनको क्या प्रयास करने। तो स्वयं को समझने तथा स्वयं के विचारों, संवेगों, भावनाओं, उद्देश्यों एवं इच्छाओं को जानने तथा ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं समझने की योग्यता। वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने लक्ष्य, अपने डिजायर्स को जानते हैं और उसके अनुसार ही बिहेव करते हैं। और इनके कौशल में ये भी शामिल है कि स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना, मतलब हमारे पॉजिटिव्स क्या है, हमारी नेगेटिव्स क्या है, स्वयं विचार प्रकट करना एवं उनका विश्लेषण करना। कम बोलते हैं, जो बोलेंगे वो टू द पॉइंट बोलेंगे। अंदरूनी भावनाओं के प्रति जागरूक, इच्छाएं एवं सपने, सोच प्रक्रिया का आकलन, स्वयं के साथ तर्क वितर्क, दूसरों के साथ स्वयं की भूमिका की समझ। तो दे आर मेच्योर फॉर देयर एज। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत अवेयर होते हैं, अपने गोल्स के प्रति क्लियर होते हैं, कोई उनको डिगा नहीं सकता। अगर उसने सोच लिया मुझे क्रिकेटर बनना है तो बनना है, फिर कम वॉट में, और वो अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक गोल्स वो रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सामान्य अंतर्मुखी, सहज ज्ञान से युक्त, कार्य को अकेले करने में प्रसन्न रहते हैं तथा किसी भारी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। ये क्योंकि इनका आत्मबल विकसित होता है, मनोबल आत्मबल दोनों ऐसे व्यक्तित्व का विकसित होता है। तो ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि अंतर्मुखी से ये मतलब नहीं है कि वो इंटरैक्ट नहीं करते या उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर वो अपने बारे में बहुत ज्यादा बखान नहीं करते। वो जानते हैं कि उनकी प्रतिभा कितनी है, जैसे बहुत अगर पढ़ने में अच्छे हैं या किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, पर कभी भी अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करेंगे, सहज रहते हैं हर स्थिति में। सम, ना बहुत खुश, ना बहुत अचीव कर लिया तो बहुत एक्साइटेड हो गए, और ना किसी फेलियर से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये सम स्थिति जो कि योगियों को प्राप्त होती है, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो हर परिस्थिति में कंट्रोल्ड में रहते हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को वो कंट्रोल करते हैं और बाहरी घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं। तो ये व्यक्ति, ये ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के, प्रतिभा के धनी, ये क्या करेंगे अपने जीवन में? ये मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। पर ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि यही करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ये जो भी करेंगे ये सफलता की शिखर पे जाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू देयर सोल। तो इसके लिए आपको अभी एक्टिविटीज हम बताएंगे क्या क्या करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्तित्व के उदाहरण हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी सहधर्मिणी माता भगवती देवी शर्मा, रामकृष्ण परमहंस, ये देखिए द मदर, ये फ्रेंच लेडी थी जो श्री अरबिंदो जी की शक्ति बनी। ये फ्रांस से अपने पति के साथ आई और इनको अंदर से पता था कि ये अरबिंदो जी की शक्ति है। ये उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब पूरे आश्रम में उनको माँ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। श्री अरबिंदो जी स्वयं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, ये बहुत उच्च कोटि के उदाहरण हैं। लेकिन आसपास भी आप देखेंगे तो ऐसे मैच्योर बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या अभ्यास आपको करना है? तो इसके लिए जो अभ्यास आपको करना है वो एक प्रोसेस के तरीके से, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है अपना चिंतन, आत्म समीक्षा, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन। आप 5 मिनट अपने साथ बैठिए, अपने गुणों अवगुणों का अवलोकन करिए। उसके बाद जब आपको लगे कि ये मेरे अंदर दोष है तो उसको निकालने का प्रयास करिए। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह उठ के योग की क्लास करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि हम इसको करेंगे। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद आएगा। नहीं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है हम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं हम नहीं करते, हम तो 6 बजे उठते हैं, तब तक क्लास शुरू हो जाती है, 6:30 बजे उठते हैं। पर अगर आप प्रयास करेंगे, आप चिंतन करेंगे कि नहीं ये बताया जा रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा है, तो अगर आप करेंगे तो आप धीरे धीरे उसको रिफाइन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे।
अब जब आपको आपके अंदर एक दोष कम हो जाएगा तो कुछ जगह खाली होगी, उसमें आप आत्मनिर्माण करेंगे। मतलब आप जैसे आपने सोचा कि मैं देर से उठती हूँ, कल से मैं जल्दी उठूंगी, तो ये एक आत्मचिंतन का विषय हुआ। आपने अपना निरीक्षण किया, आपने डायग्नोसिस बनाई कि हम देर से उठते हैं, चलिए कल से जल्दी उठेंगे। अब जब जल्दी उठे तो एक दोष दुर्गुण कम हो गया, आपको जल्दी उठने लगे। अब निर्माण क्या होगा, आप सोचेंगे अब उठ तो गए हैं, चलिए प्राणायाम भी कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, फिर योग की क्लास कर लेंगे। तो आपका कितने सारे काम जो नहीं हो रहे थे वो हो गए और 3 गुण आपके अंदर बढ़ गए। और इसके बाद जब एक एक करके आपके अंदर एक चेंज आएगा पूरी पर्सनालिटी में, तब आप अपनी किसी फ्रेंड से जो भी प्रेग्नेंट है या और किसी से आप शेयर करेंगे कि देखिए ये मैंने फॉलो किया और इससे मुझे लाभ हुआ, तो उसको भी आप प्रेरणा देंगे। तो इसे कहते हैं अपनेपन का विस्तार। मतलब हमने जो अपनाया उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया, तो उसको जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसे कहते हैं आत्म विकास। आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा सब करें, क्योंकि हमें सबसे प्रेम करना है। तो ये जब आप अभी से करेंगे और ये बच्चे के अंदर आप सिखाएंगे कि ऐसे 5 मिनट, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा कि बेटा ये एनालाइज करो कि ये क्यों किया, कुछ गलती करे तो आप डांटिए नहीं, उसको चिंतन करने दीजिए कि ये क्यों हुआ और ये गलत है, तो इसको सुधार करके हम एक दुर्गुण को हटाएंगे और एक सद्गुण को अपने अंदर धारण करेंगे। तो इस तरह से उसका पर्सनैलिटी निखरती हुई चली जाएगी। फिर इसके लिए जरूरी है कि आप मूड स्विंग से प्रति सजग रहे, प्रसन्न रहें, अप्रिय प्रसंगों का चिंतन ना करें, निराशावादी चिंतन से बचें, परिवारजन भी सहयोग करे आपका तो बहुत ही अच्छा होगा, और सारी जिम्मेदारी आपको करना रहे। तो ये बेटर हो अगर आप अपने पति को, घर वालों को भी ये सुनाएं और बताएं कि देखिए इस तरह से आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है। फिर दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना, जो भी आपका टाइम टेबल है वो रेगुलर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, उसके अंदर निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। स्वाध्याय व ध्यान से इसका विकास होता है। अगर आप नियमित मेडिटेशन करेंगी और बार बार आप इसका चिंतन करेंगी कि मैं स्वयं एक आत्मा हूं और मेरे माध्यम से एक नई चेतना का प्रादुर्भाव इस धरती पर हो रहा है, मैं माध्यम हूं, मैं माँ हूं, मैं इसका पालन पोषण करूंगी, पर मैं इसके व्यक्तित्व का पूरी कंट्रोलर नहीं हूं, मेरे को हेलीकॉप्टर मदन नहीं बनना है। तो तब आप ध्यान इसका करेंगे कि एक नई चेतना मेरे माध्यम से आ रही है और मेरा पर्पस है उसका ध्यान रखना, माँ का मेरे को रोल मिला है और इसमें मुझे एक माली की तरह इसकी देखभाल करनी है। तो बच्चे के अंदर ये भाव जाएगा कि वो उसका आध्यात्मिक माता पिता ईश्वर है, आप इस शरीर के माता पिता है, तो वो हमेशा ईश्वर से कनेक्टेड रहेगा। ध्यान जब आप करते हैं तो ध्यान का जो लाभ है वो गर्भस्थ चेतना को बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि वो पूरी तरह से इस समय सोल कॉन्शियस है, उसे अपने शरीर का ध्यान नहीं है। पुराना शरीर उस आत्मा ने छोड़ दिया, नया शरीर बनने की प्रक्रिया में पूरी तरह से वो ध्यान की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, उसका लाभ उसको मिलेगा। और स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, आप अपना चिंतन करेंगे और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों बातों से उसके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। फिर उगते हुए सूर्य का ध्यान आप नाभि में करेंगे, इसमें 3 शरीर का ध्यान हम ग्रुप में डाल देंगे, वो आप करेंगे, उससे भी बहुत अच्छा आपको इसका लाभ मिलेगा। और वो जो सूर्य का तेज है उसको गर्भस्थ शिशु तक लेके जाइए। एक 3 शरीर का ध्यान है परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में, जिसमें वो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी को हेल्दी बनाते हैं सूर्य की किरणों के द्वारा। सविता का ध्यान मतलब उगते हुए सूर्य की किरणें जब नाभि पे पड़ती हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, जब वो हृदय के क्षेत्र में पड़ती हैं तो आपका मन स्वस्थ हो रहा है, और जब सहस्त्रार पे पड़ती हैं तो आपका अंतःकरण स्वस्थ हो रहा है, यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी तीनों हेल्दी हो रही है। तो जब ऐसा ध्यान करेंगे तो अपने साथ साथ आप बच्चे के 3 शरीरों को भी ध्यान में रखिए कि ये सूर्य की किरणें उसके 3 सेंटर्स से भी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उससे उसके तीनों शरीर स्वस्थ होंगे। फिर आता है नित्य आत्मबोध व तत्वबोध की साधना। अगर ये किसी ने नहीं सुना है पहले तो इसको आप या तो क्लासेस में सुन लीजिए, नहीं तो हम अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आत्मबोध की साधना अर्थात
सुबह उठते ही आपको ये विचार करना है, पहले बैठते ही ईश्वर का धन्यवाद देंगे, पहले बेड पे बैठे बैठे उठते ही, और फिर उसके बाद आप ईश्वर का धन्यवाद देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किसी भजन, मंत्र या किसी भी रूप में हो सकती है, और उससे बच्चे को आप साथ साथ जगाएं। फिर आप वही बिस्तर पे बैठे बैठे 5 मिनट ये अपनी पूरी दिनचर्या की मेंटल प्लानिंग करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इस समय मेरा रोल एक माँ का है, मेरे माध्यम से एक चेतना इस धरती पर आने वाली है। तो एक दिन का जीवन यदि मुझे मिला है, इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, आत्मबोध तत्वबोध में प्रतिदिन नया जीवन, प्रति रात नई मौत। तो आपको एक दिन का लक्ष्य लेके चलना, एक दिन का जीवन मिला है, तो इस चेतना में गुणों का विकास करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। जब आप सोचेंगी कि मुझे एक ही दिन का जीवन मिला है, तो आप अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देंगी, आप गुस्सा नहीं करेंगी, आप लो नहीं फील करेंगी, आप ईर्ष्या में, द्वेष में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगी, निंदा चुगली में बर्बाद नहीं करेंगी। आप प्रायोरिटी सेट करेंगी कि देखो मुझे ध्यान भी करना है, जप करना है, योगासन करना है, थोड़ी देर मुझे म्यूजिक भी सुनना है, संवाद करना है बच्चे से, भोजन भी आप प्लान करेंगी पूरा अच्छे से, कुछ स्वाध्याय का नियम भी बनाएंगी। तो ये टाइम टेबल आपका सधेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आज का दिन है जिससे मुझे अपने बच्चे के अंदर गुण डालने। आत्मबोध मतलब डे प्लानिंग, और तत्वबोध सोने से पहले आप एनालिसिस करेंगे। ये हुआ डे प्लानिंग, और तत्वबोध हुआ डे एनालिसिस। डे एनालिसिस मतलब जो जो मैंने संकल्प लिए थे वो करे कि नहीं, नहीं करे तो नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, क्षमा याचना ईश्वर से, कल मैं पूरा प्रयास करूंगी, और सिंसियरली कहने के लिए नहीं कि कल प्रयास करो, और फिर निश्चिंत होकर के आपको नींद की गोद में जाना है। तो ये दो एक्टिविटीज क्या करती हैं, इस समय जब आप सुबह गहरी निद्रा से जागरण की स्थिति में आते हैं, या रात को सोते समय जागरण से गहरी निद्रा में जाते हैं, उस समय 5 मिनट के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। बच्चे का तो सबकॉन्शियस 24 आवर्स एक्टिव है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस सुबह उठते समय और सोने से जस्ट पहले एक्टिव होता है। उस समय ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लो होती है, मेडिटेशन जैसी स्थिति होती है। आपके ब्रेन बहुत सारे विचार नहीं आ रहे, थोड़ा शांत है आपका मस्तिष्क। तो जो भी आप स्वयं को बोलते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जो दिनचर्या प्लान करते हैं, वो आराम से ग्रहण होती है, और उस ग्रहणशीलता के कारण उसको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। तो ये आप ट्राई करके देखिएगा, और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दैट इज पीपल स्मार्ट। अभी तक हमने देखी थी व्यक्तिगत स्वयं बुद्धि, अव्यक्तिगत स्वयं बुद्धि, अव्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये दूसरों के साथ बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, मित्र बनाने में कुशल होते हैं, वे दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, और चीजों को अन्य लोगों के नजरिए से भी देखते हैं। दिस इज इमोशनल क्वोशंट। व्हाट इज इमोशनल क्वोशंट? इन बच्चों का इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है। ये अपनी भावनाओं को समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हुए व्यवहार करते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, लड़ाई क्यों होती है? बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू डिविएट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो कह रहे हैं वो सही है। जैसे ही ये डेवलप, आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो गई कि आप दूसरे के शूज में पैर रख करके देख सकते हैं, आप यू कैन सी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो, तब आपका तरीका ही बदल गया। हाँ, इस समस्या का ये भी एक नजरिया हो सकता है, इस सिचुएशन की ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो वो क्या होता है, उनके अंदर बहुत समावेशी एटीट्यूड होता है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होता है, उनके अंदर ये रिजिडिटी नहीं होती कि मेरे को अपना ही पॉइंट को अप्रूव कर रहा है। ईगो कम होती है ऐसे लोगों में, अहम कम होता है। तो अहम कम होगा तो वो बहुत ही ज्यादा एडजस्टिंग होते हैं। तो इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरण को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। दे कैन फील, दूसरे की एनर्जी को फील कर लेते हैं, उसके इमोशंस को फील कर लेते हैं। और संवाद आरंभ करने के लिए, जैसे कि ये सभी प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं, मतलब बोलना केवल शब्द नहीं, इनके इमोशनल एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे कि वो दूसरे को काम कर देंगे।
तो ये जैसे नजरें मिलाना, शारीरिक, इनकी बॉडी मूवमेंट्स कभी भी एग्रेसिव नहीं होंगे, काम करने वाले होंगे। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो दूसरे को शांत करने वाली होती है, स्वयं भी शांत होते हैं। तो इसमें इसकी जो इस इंटेलिजेंस से धनी होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होते हैं जो लोग, पीपल स्मार्ट, वो दूसरे के दृष्टिकोण को से चीजों को देखना सुनना जानते हैं, समानुभूति से अन्य लोगों की मनोदशा भावनाओं को समझते हैं, वे क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये समझ पाते हैं वो। मतलब अपने में नहीं इतने हो जाते कि दूसरे की इमोशंस को ना एड्रेस कर पाए। फिर ये अच्छा सलाहकार होते हैं, परामर्श अच्छा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, समूहों के साथ सहयोग करते हैं, विश्वास का निर्माण होता है क्योंकि ये इनके रिलेशंस अच्छे, तो लोग इन पे विश्वास करते हैं और शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को सुलझाना जानते हैं। फिर बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं, यू नो, ये दे कैन कोऑर्डिनेट थिंग्स, बहुत अच्छी तरह से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो अन्य लोगों के साथ इनके सकारात्मक संबंध स्थापित करना इनका बहुत बड़ा एक गुण होता है। तो ये मित्र बनाने में बहुत ही ज्यादा कुशल होते हैं, अच्छे अच्छे संबंध होते हैं इनके सबके साथ। तो ये ऐसी इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति क्या बनेंगे, सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं, मैनेजर्स बन सकते हैं, टीम वर्क बहुत अच्छा होगा, सीईओज बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर्स बन सकते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। काउंसलर्स मैंने कहा परामर्शदाता, वही कंसल्टेंसी कहते हैं आजकल उसको। नेता, ईमानदार नेता अच्छा बन सकते हैं, राजनीतिक बन सकते हैं, शिक्षक होंगे तो बच्चों में बहुत पॉपुलर होंगे क्योंकि वो बच्चे के इमोशंस को एड्रेस करेंगे, वो बच्चे के साथ बच्चा बन करके उसकी तकलीफ, उसकी जो समस्याएं उसको समझेंगे। सुधारक बनेंगे, मतलब वो जानते हैं कि समस्याएं कहाँ से शुरू हुई है, निदान कैसा है। आध्यात्मिक गुरु, ऐसे इनके बनने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार की उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, राजा राम मोहन राय, सावित्री बाई फुले जिन्होंने स्कूल शिक्षा की शुरुआत करी महाराष्ट्र में, सिंधु ताई, इनके तो अभी अभी इन्होंने देह छोड़ा, पता है कितने सारे बच्चे इन्होंने पाल दिए जबकि अपने आप कितनी खराब स्थिति में थी, किरण बेदी। तो ये बहुत सारे जो अपने अपने क्षेत्र में नामी लोग हैं उनके उदाहरण दिए गए। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के विकास के हेतु क्या क्या करना है, आपको सोशल होना है। पहली बात तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताया, वीडियोस ऑन करिए, सबको देखिए, सबको देख के मुस्कुराइए, खुश होइए, यू फील अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। बंद करके हम कैसे आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। और सोशल इन द सेंस, जहाँ परिवार में रहते हैं वहां सबसे कनेक्ट करिए, आधा घंटा 1 घंटा सबके बीच में व्यतीत करिए। पारिवारिक कार्यक्रम हो रहे हैं कोई, उसमें भाग लीजिए। अगर आपके वर्क प्लेस है या आपके पड़ोसी हैं, मित्र हैं, सबके साथ एक मधुर संबंध स्थापित करिए। और जिनसे आपका मन मिलता है उनसे तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी मिलिए और हेल्दी डिस्कशंस करिए। हर समय मन को सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचारों से पोषण करिए। किसी के प्रति मन में कोई नेगेटिव इमोशंस मत रखिए, किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शत्रुता का भाव नहीं रखिए। इमोशनल चिंतन, संवेदात्मक, पॉजिटिव इमोशंस। तो दूसरों की बातों में भी दिलचस्पी ले, उनसे ध्यान से सुने और उसका समाधान उनको बताएं। मतलब आपकी अगर बहन होती, मान लीजिए कोई आपकी कलीग, वो आपको अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम बता रही है, आप जस्ट थिंक, आप डिसइंटरेस्टेड हैं, आपको नहीं ज्यादा सुननी, पर ये गलत है। अगर आप ध्यान से सुनेंगी, उसको उससे प्रेम पूर्वक से बात करेंगी, कोई समाधान आप अपनी समझ से उसको देंगी, तो एक बॉन्ड बनेगा उसके साथ। और ये क्या है, हमारे हमने क्या बताया ना आपको, व्यक्तिगत मन है, हमारे छोटे छोटे मन है, तो वो समष्टि से जुड़े हुए हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है, क्योंकि आप समष्टि से जुड़ने लगते हैं। और उसके लिए क्योंकि आप इमोशंस दूसरे के एड्रेस कर रहे हैं ना, प्रेम दे रहे हैं, संवेदना दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, तो ये ईश्वरीय गुण है, ये डेवलप होंगे, बच्चे के अंदर भी डेवलप होंगे। चेहरे पर मुस्कान रखिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, अच्छे लिसनर बनिए, दूसरे की बात समझिए, सुनिए और समझ कर ही उत्तर दीजिए। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है यहाँ पर आपको। दूसरे व्यक्ति के हितों में संदर्भ में बात करिए, सेल्फलेस बनना है, हमेशा अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचनी है, हमेशा परमार्थ के लिए सोचना है। और वो काम करना है जिसमें दूसरे का अहित ना, कम से कम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान हो। घर परिवार या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण महसूस कराइए। ईमानदारी रखिए अपने सारे रिलेशंस में, यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी
एंड ऑनेस्ट, और सबके प्रति मित्रता का भाव, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, पूर्णव्यान के प्रति मुदिता मतलब रिस्पेक्ट करिए। तो किसी भी प्रकार से आपसे मतलब ऊंचा है, कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि ये आगे है मुझसे यात्रा में, तो आप उसके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव रखिए। पापी से घृणा नहीं करनी है, केवल उसके दुर्गुणों से उसके मतलब दुर्गुणों से आपको उसको नेग्लेक्ट करना है। लेकिन जहां तक हो सुधार का प्रयास आप कर सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि गलत काम कर रहा है, यू कैन ट्राई अपने तरीके से उसको सही रास्ते पे लाने का आप एक प्रयास कर सकते हैं। और इन सबको करने से आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो आई थिंक सो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इन दो चीजों को आप पहले ग्रास्प करिए, है ना, इसको समझने की, इसको अंदर ग्रहण करने की आप पहले इसको चिंतन करिए इसके ऊपर।